जी। लाइव आपके साथ जुड़े हैं और सभी साथी जुड़े भी। स्क्रीन के सामने आप ये कह सकते हैं कि दुनिया का, देश का या हरियाणा का आज के दिन जो चारों तरफ बातें चल रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा आरोपी आपके सामने बैठा है। और जो हमारी बहन मनीषा है, इस पूरे मामले की शुरू से लेकर के और आखिर तक, आंदोलन डेड बॉडी मिलने से लेकर के आंदोलन चलने तक और हमारे ऊपर आरोप लगने तक, जितनी भी बातें हैं बिना किसी लाग लपेट के मैं आपको बताऊंगा। यकीन करना ना करना वो आप सबका काम है, लेकिन मैं जो भी बोलूंगा सच्चाई बोलूंगा, जो भी बोलूंगा जो हुआ है वही बोलूंगा, और एक एक बात को मैं बिल्कुल स्पष्ट करूंगा। और आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप इसको ध्यान से सुने। आपके जो भी सवाल हैं वो भी आप कमेंट के माध्यम से अपने लिख दें। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करता हूं। 13 तारीख की सुबह जब सिंघाणी के खेतों में नहर के पास बहन मनीषा की डेड बॉडी मिली, शव सत-विसत हालत में था, और जिस तरह से डेड बॉडी मिली तो सबका दिल दहल गया, क्योंकि ऐसा जघन्य काम आपने और हमने नहीं देखा था। और जब डेड बॉडी मिली
उसी समय हम लोहारू धरने पर जा रहे थे। हमें जैसे ही जानकारी मिली, हम उन खेतों में गए और सबसे पहला वहां एसडीएम और जो डीएसपी मौके पे आए और बहन मनीषा के पिता भाई संजय बैरागी जी वहां पर थे। उनसे हमने बात की तो उन्होंने पुलिस के बारे में बताया कि 112 को हमने बुलाया था सिंघानी में। उन्होंने कहा कि आ जाएगी 2-4 दिन में। अगले दिन हम एसएचओ के पास गए। एसएचओ ने कहा कि भाग गई होगी, मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगी। साथियों, पहला सवाल मैंने किया अधिकारियों से, एसडीएम और डीएसपी से, कि ये जो हत्याकांड हुआ इसमें सीधे तौर पर लोहारू के एसएचओ आईओ 112 की गलती है। अगर वो समय रहते इस बहन को ढूंढते तो इसकी मौत ना होती और ये बहन हमारे बीच में जीवित होती। ये पहला सवाल हमने किया और हम परिवार को आश्वस्त करके लोहारू चले गए। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए बहन मनीषा के शव को वहां ले जाया गया। वहां ये सब तरह की बातें हुई कि वीडियोग्राफी हो। हमने भी बात की मेडिकल बोर्ड से, पोस्टमार्टम होना चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पूरे इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा होना चाहिए। उसके बाद से लगातार हम ढाणी लक्ष्मण के लोगों के संपर्क में रहे, परिवार के संपर्क में रहे और फिर बड़ी संख्या में लोग 14 तारीख को भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में रहे और इस बात को ढाणी लक्ष्मण गांव जानता है और ढाणी लक्ष्मण गांव के पूर्व सरपंच महावीर जी और भाई दिनेश जोशी और हम 13 तारीख को भी ये बात कह करके आए थे कि जब तक अपराधी ना पकड़ा जाए हमारी बहन का अंतिम संस्कार मत करना। 14 तारीख को हम लगातार संपर्क में रहे और हमने सारे साथियों को ये बात कही। उन्होंने मेरे से भी पूछा क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि आप लोग भिवानी से आ जाओ और डिगावा में आकर के नेशनल हाईवे के साथ धरना लगा लो और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस बहन को न्याय दिलाने का काम करेंगे। साथियों, मैं मुख्य बात शुरू से लेके आखिर तक बताऊंगा क्योंकि सब लोग मेरा पक्ष भी जानना चाहते हैं या कमेटी का पक्ष भी जानना चाहते हैं। कल रात से लेकर के और अब तक जो चीजें चलाई जा रही हैं उसमें हमारा पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे पक्ष को सब जानना चाहते हैं और हम अपना पक्ष रखने के लिए ही आपके सामने आए हैं। उसके बाद अगर कोई हमारा दोष हो तो हमें किसी भी चौक चौराहे पे बुला लेना, हम आने के लिए तैयार हैं। जो सजा देनी हो वो दे देना, हम उसके लिए तैयार हैं। तो साथियों, 14 तारीख की रात को नेशनल हाईवे नंबर 709 के साथ धरना लगाया गया और मैं वो पहला शख्स हूं जो रात को 9:30 बजे उस धरना स्थल पर हम गए और हमने परिवार और वहां जो कमेटी भिवानी बनी थी जिसमें बैरागी समाज के लोग थे, ढाणी लक्ष्मण के लोग थे, कुछ और लोग थे, सबसे हमने बात करके इस बात को कहा कि जब तक इस निर्मम हत्या जघन्य हत्याकांड का पर्दाफाश नहीं हो जाएगा तब तक हम इस बहन का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उसके बाद दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई ऐसी हो कि पूरे हरियाणा की पुलिस को यह मैसेज जाए कि ड्यूटी ना निभाने का क्या मतलब होता है। हमने इस बात को सबसे पहले कहा, दोषियों को टर्मिनेट करना चाहिए
उनको आरोपी बनाना चाहिए मुकदमे में। जितने दोषी हत्यारे हैं उतने ही दोषी पुलिस वाले भी हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। साथियों 14 तारीख को रात को जब हम गए वहां कह करके आए, आपने सारी बातें सुनी, हमारे सभी साथी वहां मौजूद रहे। और फिर 15 तारीख को महापंचायत बुलाई गई और 15 तारीख को जिस हिसाब से रोष पूरे भिवानी जिले में था, पूरे हरियाणा में रोष था, क्योंकि जिस हालत में शव मिला और जिस हालत में हमारी बहन के पिता ने बयान दिए और फिर हम सारे लोग जुड़े न्याय दिलाने के लिए, और फिर जो आक्रोश पैदा हुआ जनता के अंदर, तो 15 तारीख को फिर महापंचायत बुलाई गई। हजारों की संख्या में लोग आए और 15 तारीख को केवल रात को धरना नहीं था, केवल दिन दिन में धरना था, यानी कि सुबह से लेकर के रात तक। और जो कमेटी 13 तारीख को सिविल हॉस्पिटल में 21 सदस्यों की बनी थी, मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं था। मैं केवल और केवल एक मदद के तौर पे, एक सहयोग के तौर पे, कि भाई बहन बेटियां सबकी बराबर होती हैं। अगर आज इस बहन के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। अगर हम इस बहन को न्याय दिलवा पाए तो एक नजीर पेश होगी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। साथियों 15 तारीख को रात को यह खबर आई, दिन में खबर आई कि एसएचओ को सस्पेंड कर दिया, महिला एएसआई आईओ को सस्पेंड कर दिया, और जो है 4 112 वाले जो पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड कर दिया। हमने कहा सस्पेंड नहीं, इनको टर्मिनेट करो, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। देर रात ये खबर आई कि जो एसपी मनबीर सिंह हैं उनका तबादला करके 15 तारीख की रात को और एसपी सुमित कुमार को यहां पे लगा दिया गया है। मांग हमारी केवल ये थी, ये जितने भी भाई एक तो कोई बात चली और आपने हमें दोषी मान लिया, तो देखो उसको हम सच्चाई कितनी भी बताएं वो कभी यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं एक एक बात आपको स्पष्ट करूंगा। ये बात मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से, निष्पक्षता से कह रहा हूं, और बाद में आप लोग फैसला कर लेना कि हम कहां गलत थे, कहां गलत हैं, कहां गलत नहीं। फिर हमने कहा भी, हम पंचायती परंपरा के लोग हैं, जो जहां हमारी गलती निकले, किसी चौक चौराहे पे भी आप बुलाओगे तो हम उसके लिए मना नहीं करेंगे। ये बात मैं आपको कह रहा हूं। और साथियों 11 साल से हम यूनियन में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें भी देखी, बहुत बुरी चीजें भी देखी, और हमने जीवन समर्पित किया इस काम के लिए, किसान गरीब मजदूर की लड़ाई के लिए। हम अगर ये सब काम करने होते तो फिर हम अपने काम धंधे करते और बहुत सारी चीजें थी। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। 15 तारीख की देर रात को एसपी का तबादला हुआ, नए एसपी सुमित कुमार आ गए। उसके बाद साथियों 16 तारीख को, क्योंकि 16 तारीख से हमारा ये फैसला हो गया, क्योंकि 16 तारीख को जो पहले 21 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, सारे लोगों ने सलाह करी कि उन लोगों को भी ले लो और कुछ नए लोगों को भी ले लो, और लगभग 25 सदस्यों की एक नई कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी में मैं शामिल था, जिस कमेटी का मैं हिस्सा था। उसके बाद 16 तारीख को हमें यह बात पता चली, क्योंकि जिस समाज से हमारी ये बेटी है उसी समाज के एसपी को भी यहां सरकार ने लगाया, कि सुबह 8 बजे मनीषा के पिताजी और उनके साथ में शायद उनके चाचा को एसपी ने बुलाया है, और एसपी ने बुला करके उनसे भिवानी में बातचीत की है। कमेटी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि भाई मनीषा के फादर और मनीषा के दादा यानी कि संजय जी के चाचा, शायद चाचा हैं, चाचा को बुलाया है।
फिर हमारी कमेटी की मीटिंग हुई और जैसे ही हमें सूचना मिली कि भाई आप लोग तो आंदोलन कर रहे हो, क्योंकि पहले हमने परिवार को भरोसे में लिया था, क्योंकि परिवार के बिना कोई भी आंदोलन नहीं चल सकता इस तरह से। लेकिन जैसे ही ये खबर मिली कि मनीषा के पिता और दादा को एसपी सुमित कुमार ने बुलाया है, ये बात हमारे सारे साथियों में फैली और कमेटी की मीटिंग इस बारे में हुई कि भाई ये क्यों किया गया, जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, ये जन आंदोलन बन चुका है, इस बहन को हर कोई न्याय दिलाना चाहता है, हर कोई बहन के लिए न्याय मांग रहा है। अगर हम यहाँ आंदोलन पे बैठे हैं, आप पीठ पीछे अगर बात करोगे तो परिवार के लोगों ने, जो गांव के उस समय 16 तारीख को कमेटी की मीटिंग में ना तो मनीषा के पिता थे और ना मनीषा के दादा थे, लेकिन उनके मामा मौजूद थे, राजस्थान के गागड़वास से पूर्व सरपंच धर्मपाल और गांव के पूर्व सरपंच महावीर, सिंबू जी और कई लोग मौजूद थे। कमेटी ने उनकी ड्यूटी लगाई कि आप जाकर के बात करो कि ऐसा क्यों हुआ कि बिना बताए गए, और कम से कम आगे भविष्य में ऐसा ना हो, इस बात के लिए आप उनको अपने भरोसे में लो। ये बात कमेटी ने की और उनको फिर गाँव के लिए भेजा कि आप उनसे बैठ करके बात करो, हमारी कहीं भी ज़रूरत हो तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये बात साथियों 16 तारीख की हैं। अलग अलग ज़िलों से लोग आ रहे थे, अलग अलग प्रदेशों से लोग आ रहे थे और बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए हरियाणा ही नहीं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह के प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे। और बड़ी समस्या ये चल रही थी कि हमारी कमेटी ने फैसला लिया था आंदोलन शांति प्रिय रहेगा तो हम न्याय दिला पाएंगे, अगर आंदोलन में हिंसा हो जाएगी तो आंदोलन में सरकार जीत जाएगी। और जो ये 25 लोगों की कमेटी बनी साथियों, इसमें ढाणी लक्ष्मण के लोग, इसमें डिगावा के एक्स सरपंच, सरपंच, इसमें बैरागी समाज के प्रतिनिधि अलग अलग, और इसमें कुछ गणमान्य व्यक्ति इस क्षेत्र के, और इस कमेटी का मैं भी हिस्सा था, ये लोग शामिल थे। कोई सबसे पहले ही हमने इस बात को कहा था, ये पक्ष का या विपक्ष का मुद्दा नहीं है, यहाँ हम सब लोग एक हैं और हम सब लोग मिलकर के इस बहन को न्याय दिलाने का काम करेंगे। यहाँ सिर्फ मनीषा को न्याय दिलाने की बात होगी, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी बात नहीं होगी। अब साथियों 16 तारीख को जब हमारी इस ये बात हुई कि भाई आप लोग जाकर के परिवार को भरोसे में लो, उसी शाम फिर एसपी सुमित कुमार ने डिगावा के रेस्ट हाउस में कमेटी की मीटिंग बुलाई और उनका ये कहना था, जो ये एसपी सुमित कुमार थे, कि भाई आप अंतिम संस्कार कर दो और हम बहुत गहराई से जांच कर रहे हैं, हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं और आप जो है किसी प्रकार की चिंता ना करो, सबका सम्मान होना चाहिए, अंतिम संस्कार कर दो। हमने ये बात कही थी कि भाई अहमदाबाद में विमान का हादसा हुआ, 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, उनका अंतिम संस्कार कैसे हुआ था? जब तक पूरा खुलासा नहीं होगा, जब तक हत्यारोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, और जनता की हम सब की एक आवाज थी कि उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। इतना समय बीत गया, आप जो है हत्यारों को सामने लेकर के आओ, तब तक हमारा आंदोलन चलेगा शांतिप्रिय तरीके से और तब तक हम बैठे रहेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। ये सारी बातचीत जो है वहां पे हुई और कुल मिलाकर के हमने धरने पर आकर के भी इस बात को बताया कि रिजल्ट 0 है। पुलिस कह रही हम पूरी ताकत लगा रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं कि चारों तरफ अलग अलग लोगों को राउंड अप किया जा रहा है जिनका किसी भी तरीके का संबंध है, लेकिन हमने कहा कि परिणाम जब तक नहीं आएगा तब तक हम पुलिस की किसी भी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। और उसी मीटिंग में साथियों एसपी सुमित कुमार ने यह कहा था कि
होश अपराधी 2 किलोमीटर में है। मैं जो भी बात बोलूंगा ईमानदारी से बोलूंगा, सच्चाई से बोलूंगा, नेक नीयत से बोलूंगा। इससे ज्यादा आरोप मेरे ऊपर जीवन में लग भी नहीं सकते। तो मैं कोई भी बात ना कहानी बनाऊंगा, ना कोई चालाकी करूंगा, ना कोई अलग तरह से मैं कोई बात कहूंगा। मैं जो भी कहूंगा सच्चाई कहूंगा और डंके की चोट पे कहूंगा। और सच तो सामने आएगा, आज नहीं तो कल सच तो सामने आएगा। सच को कोई छुपा नहीं सकता। उसी कमेटी की मीटिंग में यह कहा गया था कि हो सकता है आरोपी आपके धरने पे ही हो सकता है। उन्होंने ये बात कही कन्फर्मली कि जो भी है वो 2 किलोमीटर के दायरे में है। अब साथियों, हमने उनको ये आश्वस्त किया था कि भाई हमारी कमेटी हर तरह से आपका सहयोग करेगी। उन्होंने कहा हमारा जांच में सहयोग करिए ताकि हम इसका जल्दी खुलासा कर पाएं, हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। हमने आश्वस्त किया था, हमने मतलब पूरी कमेटी ने, पूरी, क्योंकि जो कमेटी लगभग 25 लोगों की थी, बातचीत करने के लिए मेरे हिसाब से 11 लोगों को भेजा गया था और मैं उस बातचीत में शामिल था। ये सारी बातें वहां हुई। कमेटी ने आश्वस्त किया कि बिना सच्चाई जाने हम जो है यानी कि हत्यारोपियों की गिरफ्तारी तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आप जल्दी करिए। और उसी में कमेटी ने यह कहा था चाहे अपराधी हमारे बीच से ही क्यों ना हो, उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो हम दूसरों के लिए मांग कर रहे हैं। अब साथियों, 16 तारीख की अगर हम बात करें, हमारी जो कमेटी थी, शाम को वहां से आने के बाद अनुशासन समिति बनी। 6 सरपंच उसमें लिए गए कि लोगों में आक्रोश बहुत है, हम जानते भी नहीं है कहां कहां से लोग आ रहे हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो कोई बड़ी घटना हो जाएगी और पहले ही नुकसान हो रहा है और ज्यादा नुकसान हो जाएगा और बहन मनीषा को हम न्याय नहीं दिला पाएंगे। उस कमेटी ने 17 तारीख को सुबह ड्यूटी संभाली। और 17 तारीख को एक बात मैं इसके बीच में और बताना चाहूंगा। जब बहन मनीषा की, एक तो ये एसपी के साथ मीटिंग के लिए गए जिसकी कमेटी को कोई सूचना नहीं थी। दूसरी बात, जो बहन मनीषा का वहां पे पर्स मिला था, उसी पर्स में सुसाइड नोट मिला था, लेकिन कमेटी को इस सुसाइड नोट के बारे में नहीं पता था और ना ही एसपी ने हमें सुसाइड नोट के बारे में बताया था। लेकिन सुसाइड नोट मिला था, यह बात मनीषा के पिता को पता थी और उस सुसाइड नोट में शायद देखा भी होगा, मनीषा के पिता के शायद साइन भी ले रखे हैं पुलिस ने। और फिर उसकी हैंडराइटिंग, ये भी दिखा दो आप, ये देख लो आप, ये वो सुसाइड नोट है, ये वो सुसाइड नोट है जिसपे ये नाम भी लिखा हुआ है संजय, ये साइन होंगे मेरे हिसाब में, और ये तारीख है। ये वो सुसाइड नोट है जो हरियाणवी लैंग्वेज में है और इंग्लिश में इसको लिख रखा है। लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि भाई कोई सुसाइड नोट भी वहां पे मिला है। तो साथियों, परिवार को सुसाइड नोट के बारे में पता था, लेकिन हमारे से सुसाइड नोट के बारे में छुपाया गया। ना हमें पुलिस ने बताया। और मैं ये मानता हूं कि अगर हमें जब ये पता लगा था सुसाइड नोट के बारे में 17 तारीख को, तो सबसे पहले ये बात कहने वाला मैं हूं कि भाई हमें इसमें साजिश की बू आ रही है। अगर सुसाइड नोट था तो फिर पुलिस ने उसको क्यों नहीं बताया? वो सच्चा था कि झूठा था, ये बात तो बाद में हैंडराइटिंग मैच होने के बाद हो जाता। लेकिन ना तो मामा ने हमें बताया, ना हमें पिता ने बताया, ना हमें दादा ने बताया, और पुलिस ने कुछ चैट की भी जानकारी आई और ना हमें उस चैटिंग के बारे में कुछ बताया गया, ना हमें सुसाइड नोट के बारे में कुछ बताया गया, और ना हमें जो है
एसपी से मिलने के बारे में बताया गया। फिर उन्होंने ये बात 17 तारीख को चली और मैंने सबसे पहले इस बात को कहा था कि हमें इसमें एक साजिश की बू आ रही है, क्योंकि सुसाइड नोट अपने आप में एक सबूत है। तो मैं ये मानता हूं कि पुलिस ये कहती रही कि जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। हमें पुलिस ने ये कह करके नहीं बताया कि इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो जाएगी। हमने भी कहा कि हम जानना भी नहीं चाहते, हम तो कंप्लीट साजिश का खुलासा चाहते हैं कि कौन लोग हैं। हमने सारी बातें रखी, कॉलेज की बात आई, सारी बातें आई कि हर चीज को क्लियर किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि भाई मर्डर को सुसाइड का रूप दे दिया जाए और फिर जो है असल अपराधी बच जाए। ये बात भी हमने एसपी को कही कि निर्दोष नहीं फंसना चाहिए और दोषी नहीं बचना चाहिए। अब साथियों हम आ जाते हैं 17 तारीख पे। 17 तारीख की बात, यानी कि 17 तारीख पे हम बातचीत करते हैं। 17 तारीख को फिर से लगभग जो हमारी कमेटी थी 25 सदस्यों की, उस कमेटी में से लगभग 11 लोगों की जिम्मेवारी लगाई गई। मीटिंग का न्योता आया और मीटिंग के न्योते में ये आया कि भाई आप बातचीत करने के लिए आओ। एसपी साहब भी हैं, डीसी साहब भी हैं, एसडीएम भी हैं, वो कमेटी से बातचीत करेंगे। ये बात है साथियों 17 तारीख की। 17 तारीख की बात मैं आपको बता रहा हूं। जब तक आक्रोश लगातार बढ़ रहा था, बात पूरे देश तक चली गई थी और मैं इस बात को मानता हूं कि कोई भी सूचना का आदान प्रदान मीडिया से या लोगों के बीच करना था, वो कमेटी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई थी। लेकिन सारी कमेटी मौजूद है, सारे लोग मौजूद हैं। हमने कोई भी फैसला व्यक्तिगत नहीं किया, हमने कोई भी बात कहीं भी अपने लेवल पे नहीं की, हमने किसी अधिकारी से कोई बात नहीं की। और हम दिन और रात, मैं वो शख्स हूं अकेला, बाहर के लोगों में केवल मैं वो शख्स हूं जो दिन रात में धरने पे रहा। मैं घर नहीं गया 15 तारीख से लेकर के, और मैं उसके बाद घर नहीं गया, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे हमें सोने के लिए टाइम मिला हो ना मिला हो। हजारों हजार लोग लगातार संपर्क में रहे, हमने कोशिश की हम ज्यादा लोगों को बात बता पाएं। तो साथियों अब 17 तारीख को जब एसपी साहब ने, डीसी साहब ने और एसडीएम साहब ने कमेटी की मीटिंग बुलाई, तब भी उन्होंने इस बात को रखा कि भाई हम ये चाहते हैं अंतिम संस्कार हो। हमने कहा आप चाहते हो अंतिम संस्कार हो और जनता चाहती है कि गुनहगार गिरफ्तार हों, आप जो है गिरफ्तारी करिए दोषियों की। फिर उन्होंने इस बात को दोहराया कि हम लगे हुए हैं, नहर का पानी हमने खाली करवाया है मोबाइल ढूंढने के लिए, तमाम तरह की बातें की। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, जो असल बात है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद साथियों 17 तारीख को फिर हम उनको ये बात कह करके आए कि भाई आप ये बात बार बार कह रहे हो कि परिवार का सहयोग नहीं मिल रहा, कमेटी का सहयोग नहीं मिल रहा। हम हर संभव आपका सहयोग करेंगे, कोई भी बात हो आप कमेटी का आप पेटा भरना। ये बात हमने अधिकारियों को कहा। अंतिम संस्कार तो तभी होगा जब इस बहन को न्याय मिल जाएगा। ये एक जन आंदोलन बन चुका है, अंतिम संस्कार उसके बिना नहीं हो सकता। ये बात हमने उनको क्लियर करके हम आगे। साथियों लगातार वहां जो शांति व्यवस्था बिगड़ रही थी, अलग अलग जगह से लोग आ रहे थे, कुछ लोग इसमें राजनीतिक मुद्दा भी ढूंढ रहे थे। फिर कमेटी ने बैठ करके ये फैसला लिया कि भाई हम 18 तारीख को यानी कि कल हम माइक बंद रखेंगे, कोई ज़रूरी सूचना होगी तो हम उसको लोगों के बीच आकर के बता देंगे, और वो बताई भी। और 4 बजे हम मीडिया को ब्रीफ कर देंगे कि हमारे ताज़ा अपडेट्स क्या हैं। उसके बाद 18 तारीख को मैं आ जाता हूं। 18 तारीख को साथियों यानी कि कल, क्योंकि कोई भी मैसेज आ रहा था प्रशासन की तरफ से या कोई भी अधिकारियों से बात हो रही थी, तो वो कमेटी की तरफ से जो हमारे कमेटी के सीनियर साथी हैं भाई विजय गोठड़ा, वो उनसे बातचीत कर रहे थे। फिर ये मैसेज आया
18 तारीख को यानी कि कल हम बैठे कि भाई एक तो सबसे जिम्मेवारी ये है कि जो हमारी 17 तारीख को अनुशासन समिति 16 तारीख को बनी, वो अपनी एक तो ड्यूटी ठीक तरीके से करे, कोई अव्यवस्था ना हो। और प्रशासन की तरफ से ये मैसेज मिला है, हमने उनको सहयोग करने का वायदा किया था। ये मैं कल की आपको बात बता रहा हूं। और एक टीम जो पीजीआई के डॉक्टर हैं रोहतक के, उसमें मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पीजीआई डॉक्टर कुंदन मित्तल की चेयरमैनशिप में पहले एक पोस्टमार्टम तो हुआ 13 तारीख को भिवानी सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड से, और दूसरा पोस्टमार्टम हुआ 15 तारीख को पीजीआई रोहतक में। तो उसकी पूरी टीम होगी पोस्टमार्टम की और पीजीआई के टॉप डॉक्टर्स की, और जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उसके लिए परिवार के सदस्य चले जाएं, उसके लिए कमेटी के कुछ 4-5 लोग कमेटी के भेज दो, और कुछ जो है वो अपने ये परिवार के लोग चले जाएं। साथियों, उन जाने वालों में मेरा नाम नहीं था, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। रोहतक जाने वालों में से मेरा नाम नहीं था। उसमें ड्यूटी लगाई गई कि भाई एडवोकेट अशोक आर्य चले जाएंगे, उसमें एडवोकेट कविता आर्य चले जाएंगे, क्योंकि इनको टेक्निकल चीज़ों की समझ है, ये वकील हैं तो ये अच्छे से पूछ सकते हैं। क्योंकि एसपी साहब हमें 17 तारीख को ये कह करके गए थे कि डॉक्टरों के सामने सारी रिपोर्ट का एनालिसिस होगा और परिवार और उसमें कमेटी के लोग मौजूद रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है, हम ये चाहते हैं। तो आप लोग उसकी भी तैयारी रखें। वो 18 तारीख को मैसेज आ ही गया, और लगभग 6 बजे वहाँ पे हमारी कमेटी, ये दो तो एडवोकेट अशोक आर्य और कविता आर्य, और उसमें एक गांव के मौजूदा सरपंच और एक मनफरा के सरपंच, और उसमें लड़की का मामा, उसमें जो है लड़की के भाई परिवार और जो है पिता, इनको सबको बुलाया गया था। बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। कोई भी आपका सवाल हो वो आमंत्रित है, हम हर सवाल का जवाब हर जगह पे देने के लिए तैयार हैं, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आप इन बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं लाइव अभी इसलिए आया कि भाई मखा जिसको जो कहना है वो कहने दो, जिसको जो करना है वो करने दो। हम आकर के सच्चाई बताएंगे ताकि लोग कम से कम सुनने के लिए तैयार हों, ये बात मैं आपको कह रहा हूं। तो साथियों, इसी बीच फोन आता है, क्योंकि जब हमारी मीटिंग चल रही थी तो उसमें मनीषा के मामा धर्मपाल जो है वो वहां पे, तो फिर इसको कैसे करोगे? अच्छा, मामा धर्मपाल जो है वो वहां उस कमेटी की मीटिंग में मौजूद थे, और जब वो जाने लगे तो उनके पास फोन आया। हम वहीं पे धरना स्थल के पास हम बैठे थे मंदिर में। उन्होंने कहा कि मनीषा के पिता ये कह रहे हैं कि हम कहीं भी रवि आज़ाद के बिना नहीं जाएंगे। तो मैंने उनको समझाया कि मेरी यहाँ जिम्मेवारी लगा रखी है कमेटी ने, सारे लोग भरोसे के हैं, आप लोग जाओ, आप लोग जा करके और आप जो है अपनी सारी चीज़ों की तसल्ली करके आओ। लेकिन फिर जब उन्होंने बार बार कहा तो फिर मैं इनको लेकर के रेस्ट हाउस में गया, और रेस्ट हाउस में भी सारों ने कहा कि भाई आपको चलना पड़ेगा। हमने कहा कि ठीक है, हम चल पड़ेंगे। लेकिन हम रेस्ट हाउस से निकल के वापस धरने पे आए। चीज़ों को आप समझिए, 2 पुलिस की गाड़ियों में परिवार और कमेटी के सदस्य जो नियुक्त किए थे पहले, उनको ले जाया गया। हमने कहा हम अपनी गाड़ी से आ जाएंगे, क्योंकि हमने 4 बजे का टाइम मीडिया को ब्रीफिंग के लिए भी दे रखा है। तो हम वो मीडिया से बात करके कमेटी को बता करके कि भाई परिवार कह रहा है हम भी जाएं, फिर हम वहाँ चले जाएंगे। साथियों, हम लगभग पौना घंटा लेट थे, और जब हम निकल रहे थे तो आपने देखा भी कि किस प्रकार से वहाँ जाम लगा दिया गया था। स्थिति बहुत खराब हो रही थी। जिम्मेवारी थी कि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले। इसी बीच जो एसडीएम मनोज हैं, उन्होंने कहा कि संजय को तो आप लोग ले जाके क्या करोगे, संजय को तो आप उतार दो
और आप लोग चले जाओ। हमने मनीषा के फादर को रेस्ट हाउस में उतार दिया, वो एक गाड़ी में बैठ करके शायद अपने घर चले गए, हम वहां चले गए। अब साथियों प्रश्न ये उठता है, जब हम वहां पे गए पीजीआई रोहतक के अंदर, तो हमारी मीटिंग हुई, पूरी वो डॉक्टरों की टीम सारी रिपोर्ट लेकर के बैठी, परिवार बैठा, कमेटी के लोग बैठे। उन्होंने कहा कि सवाल पूछिए। हमने कहा पहले हमें जानकारी तो दो कि भाई आपकी रिपोर्ट्स में क्या आया, हम इस चीज से अनभिज्ञ हैं। उन्होंने पूरी भिवानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई, उन्होंने जो है रोहतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई, और उन्होंने एफएसएल रिपोर्ट आई एक रिपोर्ट को छोड़ करके, और वो उन्होंने ब्रीफ किया। उनका कहने का अर्थ ये था कि भाई बॉडी के अंदर जो है पॉइजन पाया गया है, मोनो पॉइजन। और इसी तरह से हमें इस बात की भी सूचना मिली कि भाई जहां से 11 तारीख को ये मोनो खरीदा गया था, ये पहले पुलिस के माध्यम से कमेटी के पास सूचना आ रही थी कि भाई वो लड़का पुलिस ने उठा रखा है। पहले वो मना कर रहा था, फिर उसने हाँ भर ली, और 1 लीटर 600 रुपये की मोनो वहां से मनीषा ने ली थी। तो ये बात वहां बताई गई कि भाई मोनो बॉडी के अंदर मिला है, और जो हालत सब की सतविसत हुई, उसके लिए जो डॉग और सियार की बाइट है, वो गर्दन पे जो हड्डियां गायब हुई, यानी पूरे चेहरे के ऊपर वो जो नोच रखा है वो डॉग ने, और जो है उसने सियार के ये बाइट्स हैं। हमारा ये सवाल था, एडवोकेट अशोक आर्य ने 13 सवाल पूछे, उसके बाद मेरा नंबर आया। मैंने सवाल पहला यही पूछा कि मनीषा की मौत आपने 15 तारीख को पोस्टमार्टम किया, उससे कितने घंटे पहले हुई? तो डॉक्टरों ने कहा कि 3 से 4 दिन पहले। डॉक्टर छिकारा ये ब्रीफ कर रहे थे सारा वहां पे कि भाई 3 से 4 दिन पहले हुई। उसके बाद हमने सवाल किया कि भाई बॉडी फुली हुई क्यों नहीं थी, तो उन्होंने कहा अमूमन 2 दिन का टाइम इसमें लग जाता है। तीसरा हमने कहा कि जब बॉडी के अंदर जहर था, बदबू आती है, तो कोई भी कुत्ता है या सियार है वो कैसे उस पर लग सकता है? तो उन्होंने कहा कि कुछ घंटों के बाद ये लगे हुए हैं, तो उस समय जहर की जो बदबू और है वो कम हो जाती है। और हमने ये भी कहा कि भाई अकेले शरीर को ही मतलब गर्दन को और चेहरे को ही क्यों निशाना बनाया गया, बाकी शरीर को क्यों निशाना नहीं बनाया गया? तो उन्होंने कहा कि जो नंगा होता है शरीर या जो सॉफ्ट जगह होती है, तो वो है जहां ब्लड होता है, ब्लड है, क्योंकि उन्होंने बताया कि खून की उल्टी आई हुई थी, तो जहां पे जानवर को ब्लड दिखता है तो वहां पे वो सबसे पहले हमला करते हैं। टेक्निकल सवाल सारे एडवोकेट अशोक आर्य ने पूछे। साथियों वहां से परिवार ने भी, डॉक्टरों की टीम ने कहा आपका कोई सवाल हो, आपका कोई सवाल हो, फिर वो आए कि परिवार जरूर पूछे। उन्होंने कहा आप जो भी सवाल पूछेंगे। मैंने एक ये सवाल भी पूछा कि भाई जब आदमी मोनो लेता है तो फिर वो तड़फता भी है, वहां पे घर भी हैं, रास्ता भी है, तो वो तड़फी भी होगी, चिल्लाई भी होगी, किसी को पुकारा भी होगा। अगर हम इन रिपोर्ट्स के बेस की बात करें तो डॉक्टरों ने ये कहा था ना कि मोनो पॉइजन या तो लिया है या दिया गया है। उन्होंने दोनों बातें कही, या तो ले लिया या दे दिया गया जोर जबरदस्ती जो बॉडी के अंदर मिला। तो हमने कहा ये फिर ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि कोई आदमी जहर पी ले तो वो फिर बचने के लिए कोशिश ना करे? तो उन्होंने कहा इन सब चीज़ों के जवाब पुलिस दे सकती है, ये हमारा पार्ट नहीं है। हम बाहर आए, बाहर आने के बाद में साथियों, बाहर आने के बाद में हमने जो वहाँ पे सीआईए के इंचार्ज जिनके नेतृत्व में हम गए थे, रविंदर जी, उन्होंने ये कहा कि भाई आप एसपी भिवानी के पास चले जाओ, आगे की मीटिंग, क्योंकि डेड बॉडी की हालत बहुत ख़राब है। हमने कहा हमें केवल इस मीटिंग के लिए कमेटी ने भेजा था, हम इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप जो है हम जाएंगे सीधे डिगावा और वहां जाकर के हम सारी बातें कमेटी के बीच में बताएंगे। आगे की चीज जो भी होंगी वो कमेटी, परिवार और इनके रिश्तेदार और समाज उनको तय करेगा बैठ करके। ये बात हमने उनको कही। मेरा निवेदन ये है, कितना % है ये है? कितना है? 6 है। 1 मिनट साथियों होल्ड रखिएगा, आप इसको यहाँ लेकर के आओ, मैं बिना माइक के बोल दूंगा, लेकिन ये लाइव कंटिन्यू रहना चाहिए। आप इसको निकाल लो, फोन को ये निकाल दो आप माइक।
और आप यहाँ बैठ जाओ। एक बार इसको लगा लो चार्ज। नमित आगे ले लाइट। नमित, इसको आप आगे ले आओ। एक मिनट। तो दूसरी बार चल रहा है। हाँ, वो चल रहा है। सही चल रहा है ना भाई? कंटिन्यू है लाइट, चार्ज लग गया। तो साथियों, मेरी आवाज आप तक साफ आ रही होगी क्योंकि फोन की बैटरी कम थी और हम नहीं चाहते कि कोई बात हमारी बीच में टूटे। हम एक एक बात आप तक, सच्चाई वाली जो बात है वो आपके सामने लेकर के आएंगे, एक एक बात लेकर के आएंगे। तो साथियों, वहां से हम रोहतक से चल पड़े और हमने कमेटी के साथियों ने हमसे संपर्क किया। हमने कहा कि भाई हम लगभग शायद 9 बजे पहुंचे होंगे, हम 9:30 बजे, कि भाई हम 9:30 बजे के करीब हम डिगावा पहुंच जाएंगे। जो वहां पे डॉक्टरों की टीम ने बताया है वो हम आपको आकर के ब्रीफ कर देंगे। उसके बाद हम आए डिगावा रात को लगभग 9:30 बजे। ये मैं रात की बात बता रहा हूं, फिर बाद में जहां से चीजें बिगड़ी और वो बात मैं यहां तक आपको लेकर के आऊंगा आपके सामने। और हम वहां से जवाब दे ही चुके थे अपने इसको सीआईए इंचार्ज को कि भाई हम जो है कोई भी काम, बार बार हम इस बात को पहले से भी कहते रहे कि साथियों ये आंदोलन देश का है, ये आंदोलन प्रदेश का है, ये जन आंदोलन है। हम तो केवल और केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैं। हम इस आंदोलन को नहीं चला रहे, इस आंदोलन को लोग चला रहे हैं, जनता की भावनाएं हैं। कमेटी पे सबकी नजर है। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कोई लोगों का भरोसा टूट जाए। इसलिए हमने हर बात, और ये सच्चाई जानते हैं, वो कहते हैं ना कि भाई बड़ी के तो सब साथी होते हैं, बिगड़ी का तो कोई भी नहीं होता। और आज ये बात मुझे लग रही है कि गर्दिश का जब समय होता है तो कुत्ते भी जो है ना शेर को घेरने के लिए तैयार रहते हैं। ये बात मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं। तो साथियों, हम आए और जब तक हम आए तब तक परिवार के, यानी कि मनीषा के पिता को और बाकी परिवार के सदस्य जो रोहतक नहीं गए थे उनको भी वहां बुलाया गया। और फिर जो लोग हमारे साथ थे कमेटी वाले वो भी आगे, और बकाया जो कमेटी है फोन करके सबको, विजय गोठड़ा जी ने, संजीत सरपंच सिंगाणी ने, सबको बुलाया। अब हमने, हमारे से कमेटी ने पूछा कि बताओ क्या बात हुई। हमने कहा कि टेक्निकल समझ एडवोकेट अशोक आर्य को है। तो अशोक आर्य ने कमेटी को सारा ब्रीफ कर दिया। ब्रीफ करने के बाद में कमेटी ने मेरे से पूछा कि आपको क्या लगा। मैंने कहा पीजीआई के डॉक्टरों की बात करें, एफएसएल रिपोर्ट की बात करें तो किसी बात को झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर सबकी हालत देखें और वहां की स्थिति देखें तो ये बात मेरे गले से नहीं उतर रही। ये बात कोई किसी से भी पूछ सकता है, ये मेरा स्टैंड था। लेकिन साथियों, कमेटी ने बात करी, उसके बाद में परिवार की भी उसके अंदर सहमति ली गई या परिवार ने सहमति दी। और मनीषा के मामा धर्मपाल जी वहां मौजूद हैं, कोई भी जाकर के उनसे पूछ सकता है। मैं और किसी साथी का नाम लूंगा तो कोई और बात करेगा, लेकिन मनीषा के मामा भी अपनी इस बात के लिए सहमति दे चुके थे कि भाई कमेटी का फैसला ठीक है, परिवार को भी ये फैसला मानना चाहिए और ये फैसला हमने मिलजुल करके लिया है। और अब मनीषा का अंतिम संस्कार करना चाहिए, आंदोलन को स्थगित करना चाहिए और पुलिस को जो सवाल बाकी बचे उनके जवाब देने चाहिए। इसके बीच में साथियों मैं एक बात और कहूंगा, मैं कमेटी में वो 25वें नंबर का आदमी हूं जिसने ये बात कही थी कि भाई परिवार की संतुष्टि सबसे ज्यादा जरूरी है और लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं। और मैंने ये बात कही थी कि आपको इतने सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन मुझे बहुत सवालों के जवाब देने पड़ेंगे।
कोई भी हम ऐसा काम ना करें जिससे लोगों का विश्वास टूटे और कहीं वो हो बात, लेकिन उसमें परिवार की सहमति, कमेटी की सहमति, उनके मामा की सहमति, सारे पंचायती मौजूद लोगों की सहमति 25वें नंबर के ऊपर जो है सबसे लास्ट में, क्योंकि शुरू में ये फैसला था कि जो भी फैसला लेंगे वो सर्वसम्मति से लेंगे, फैसला हम मिलकर के लेंगे। और 25वें नंबर के ऊपर मैंने ये बात कही थी कि भाई इनके रिश्तेदार, इनके परिवार और कमेटी अगर सहमत है तो मैं आप लोगों से अलग कहां जा सकता हूं, मैं आप लोगों से अलग कहां जा सकता हूं। उसके बाद ये सारी बात वहां परिवार के साथ बैठ करके हुई। साथियों, ईमानदारी की बात बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल ईमानदारी की बात। ना तो हमारे ऊपर कोई सरकार का दबाव था, ना हमारे ऊपर किसी अधिकारियों का दबाव था। हमारे ऊपर अगर कोई दबाव था न्याय दिलाने का तो वो सिर्फ और सिर्फ समाज का था, लोगों का था, नौजवानों का था। इसके अलावा हमारे पास हमारे को जो है हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं था। मैं गलत बात करूं, गलत बात चलती नहीं है। सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता, कोई नहीं छिपा सकता सच्चाई को। अब वहां पे जो मनीषा के दादा हैं वो वहां से उठ करके चले गए रोते हुए, और बाहर मीडिया खड़ी थी, और वहां पे मीडिया खड़ी थी, और एक भाई वहां पे जितेंद्र शर्मा डिगावा का वो खड़ा था। उनकी कुछ बातचीत हुई, फिर मनीषा के दादा ने वहां मीडिया में कहा, कुछ पत्रकार की भाई उन्होंने कहा सबसे पहले कि कमेटी बिक गई, कमेटी सरकार से मिल गई, कमेटी ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे भले मानस हो, किसी की चाय भी पी हो, मैं तो बहुत बड़ी बात आपको कह रहा हूं कि मुझे लगभग 11 साल यूनियन में हो गए। कोई आदमी चाय की कप भी साबित कर दे तो मेरी 7 पीढ़ियां उसकी गुलामी करेंगी। और हमने अपना शरीर, अपना काम छोड़ करके लड़ाई लड़ने का काम किया, कभी भी 1 इंच पीछे नहीं हटे। सब लोग जानते हैं, ठीक आज कोई कुछ भी कहे, लेकिन सब इस बात को जानते हैं हमने कभी किसी लड़ाई से कदम पीछे नहीं हटे। मुसीबतें झेली हमने, तकलीफें झेली, लेकिन अपने किसान मजदूर कौम की लड़ाई और मुद्दा चाहे कोई भी हो, रवि आजाद कभी पीछे नहीं हटा और हटेंगे भी नहीं। लेकिन साथियों, वहां पे फिर कुछ पत्रकार साथी अंदर आ गए तो उन्होंने कहा कि भाई मीडिया की आपकी कमेटी का क्या फैसला हुआ वो आप बताओ। हमारी कोई ऐसी अलग से तैयारी नहीं थी, हमारी बातचीत चल रही थी। एक बात और चल रही थी साथियों, वो बात महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं माफी चाहूंगा, हो सकता है मैं लंबा बोल लूं क्योंकि इतनी सारी चीजों का दबाव है और बहुत सारी चीजें मेरे कोई बाद में भी याद आए तो मैं आपको जो याद आ रहा है वो मैं आपको बताता जा रहा हूं, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट तो बता नहीं रहा, मैं जो सच्चाई है वही आपके सामने रख रहा हूं। इसी बीच हमारी ये बात भी हुई कि भाई आपका फैसला हो गया अंतिम संस्कार का, लेकिन उससे पहले डीसी और एसपी से परिवार की और कमेटी की मीटिंग हो, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि 17 तारीख को ये कहा था कि हम कल मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद फिर बैठेंगे, सारी जो बातें बच गई पुलिस के लेवल की उनका जवाब देंगे। मैंने विजय गोठड़ा जी को खुद कहा कि आप एसपी साहब से टाइम ले लो, ये बात है रात की 11:30 बजे की, और उसी समय ये हंगामा वहां शुरू हो गया। वो टाइम नहीं लिया गया। हमारा ये था कि पहले पीड़ित परिवार, ये कमेटी का था साथियों। मैं एक बात और बताऊं, आज कोई ना तो रवि आजाद उसमें अलग है ना कमेटी अलग है। कमेटी के अंदर सारे पंचायती और सार्वजनिक आदमी थे, सामाजिक आदमी थे। आज कोई किसी को बलि का बकरा बनाए तो भले ही बनाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये पूरी कमेटी का, मेरी बात पे पूरी कमेटी ने मोहर लगाई थी कि हां बिल्कुल डीसी और एसपी से मीटिंग करनी चाहिए। जो सवाल मन में बच गए उन सवालों को डीसी और एसपी और एसडीएम क्लियर कर दें। और मैंने विजय जी को कहा, मैं बोला आप एसपी साहब से टाइम ले लो, हम रात को 1 बजे भी मीटिंग कर लेंगे, लेकिन लोगों के बड़े सेंटीमेंट हैं, लोगों की बड़ी भावनाएं हैं, बड़ा गलत हुआ है, लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। भाई लोगों की बात जो हो वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां से एक मिसाल पेश होनी चाहिए ताकि देश और प्रदेश में फिर लोग लड़ सके। जब भी किसी बहन बेटी के साथ गलत हो तब भी लोगों को हौसला मिले।
अब जैसे ही वो बाहर चले गए दादा, बाहर हंगामा हो गया, कुछ लोगों को फोन करके बुला लिया गया, कुछ लोग नशे की हालत में थे, वहां नारेबाजी होने लगी और मीडिया भी तब पहुंच गई। तब कमेटी ने मुझे कह दिया कि भाई जो फैसला हुआ है वो रवि आजाद बता देगा। मैंने साथियों जो बात वहां की, मैंने 2 ग्रुप पत्रकारों के थे, मैंने, संजीत सरपंच मौजूदा सिंघाणी ने और विजय गोठड़ा जी ने, तीनों ने हमने बाइट दिए और एकदम चीजें ऐसे बदल गई कि जो हम मीटिंग करना चाह रहे थे वो मीटिंग भी नहीं हुई और एकदम चीजें बदल गई। वो मेरे आगे माइक लगाया, मैंने केवल एक बात कही, मैंने कहा भाई जो मेडिकल रिपोर्ट का एनालिसिस हुआ है उन मेडिकल रिपोर्ट के एनालिसिस पे हमने कमेटी के बीच में आकर के बताया, परिवार मौजूद था, सारों ने चर्चा करी है, कमेटी और परिवार ने ये फैसला किया है कि हम अंतिम संस्कार अपने रीति रिवाज से करेंगे और पुलिस सारे सवालों का जवाब दे दे और जो भी सवाल लोगों के मन में है और उसके बाद में हम परिवार के साथ, फिर परिवार के साथ रहेंगे। लोगों ने लड़ाई लड़ी, सबका धन्यवाद है। ये मेरी बाइट थी केवल। और उसी दौरान मीडिया ने ये निकाल के दो, जो मनीषा के फादर हैं संजय की भी बाइट ली। उन्होंने फिर जो गांव में जाकर के कहा ने, शायद कल रात को कहा या आज सुबह कहा कि भाई कमेटी के ऊपर सरकार का दबाव था, मेरे ऊपर कमेटी ने दबाव दिया। परमात्मा देखता है, कोई प्रकृति को मानता हो, कोई भगवान को मानता हो, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं था। ये मीडिया के आगे वो बैठ के बयान भी दे रहे हैं, आप देख लो। आज कमेटी की काफी देर मीटिंग चली है, लोकल पीजीआई की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई, तो मेडिकल रिपोर्ट से कितने संतुष्ट है और क्या निर्णय कमेटी ने लिया है? आप लोगों ने बहुत लंबा समय बीत चुका है। हमने जो कमेटी ने फैसला लिया है वो सारे समाज को इकट्ठा देख करके और अपने भविष्य, अपने हित में ही लिया है। जो भी फैसला लिया कमेटी ने, कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ, मान सम्मान के साथ करें और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है, हम उनके काम से संतुष्ट हैं। अंतिम संस्कार का करना है तो जो जहाँ तक अब तक जो जाँच सामने आई उससे कितने संतुष्ट है? बाकी ठीक ही है, बाकी आगे कार्रवाई चल रही है। इस जनता में काफी आक्रोश है, अब लड़की के पिता सिर के दुख है इस बात को लेकर। तो जिस तरह से लोगों की जवाबी से यहाँ पर क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? शांति का माहौल है। जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि जो कमेटी ने मंजूर किया है उसके साथ हमें चलना ही पड़ेगा, क्योंकि कमेटी के साथ ही वो जनता थी। साथियों, ये वीडियो आप सुन रहे हैं, ये वीडियो है हमारी बहन मनीषा के फादर संजय जी का। कोई दबाव आपको देता हुआ दिखाई दे रहा, वो पत्रकार बंधु भी मौजूद हैं, महासिंह जी, मदन और शशि, ये सारे लोग वहां पे थे जो लोकल वहीं से बिलोंग करते हैं। ये बयान उन्होंने दिया है कि हम इस फैसले से संतुष्ट हैं, हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ करना चाहते हैं और लोगों को इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। ये बात वो इस वीडियो में बोल रहे हैं और आप देख सकते हैं। और परमात्मा इस बात को जानता है, कमेटी के लोग वहां मौजूद थे, मीडिया के लोग वहां मौजूद थे, किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं दिया गया। जब तक परिवार खड़ा था तब तक हम लोग खड़े थे। जब परिवार ने चीजों पे सहमति दे दी तो उसके बाद हम क्या करते, इस बात का आप जवाब आपको जरूर देना चाहिए। अब मैं आगे की बात आपको करता हूं। उसके बाद साथियों, वहां पे लगातार रेस्ट हाउस में भीड़ बढ़ रही थी और ये चीजें वहां से निकली और जो चीज हम करना चाह रहे थे आगे की एसपीडीसी के साथ बैठ करके, वो चीजें इस पूरे विवाद के बाद वो नहीं हुई। और ये बयान हमारे आए 3 लोगों के, मेरे, संजीत और विजय गोठड़ा जी के। जो बहन मनीषा थी उनके पिता का भी बयान मीडिया ने रिकॉर्ड किया, तो वो आपने सुना। उसके बाद वो गांव में गए, खुद विजय गोठड़ा जी
मनीषा के पिता को, मनीषा के दादा को, मनीषा के परिवार में भाई को अपनी गाड़ी में बैठा करके ढाणी लक्ष्मण छोड़ करके आए हैं। और वहीं पे मनीषा के पिता ने एसडीएम को यह कहा कि हम सुबह भिवानी आएंगे बॉडी लेने के लिए और हम जल्दी आएंगे, आप लोग उसकी तैयारी रखियो और हम अंतिम संस्कार करेंगे। और कमेटी ने और सब ने ये कहा हम सारे लोग अंतिम संस्कार में जाकर के शामिल होंगे। अब वहां जाकर के उन्होंने गांव में ये कहा कि भाई मेरे ऊपर तो कमेटी ने दबाव दे दिया था और मैं आपके सामने कह रहा हूं, जो ये भाई संजय हैं, हमारी आंखों में आंख डाल करके या कमेटी की आंखों में आंख डाल करके एक बार ये बता दें कि आपके ऊपर दबाव किसने दिया। उस दबाव देने वाले आदमी का नाम बता दो आप। उस दबाव देने वाले, मैं ये सवाल कर रहा हूं कि मनीषा के पिता संजय को ये बताना चाहिए कि दबाव किसने दिया। किसी ने दबाव दिला करके आपको बात मनवाई थी क्या? दबाव दिला करके मीडिया से आपके बयान करवाए थे क्या? आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके साले हैं, सरपंच हैं गागड़वास के धर्मपाल जी, वो वहीं मौजूद थे। वो सारी बातों में ये कहने वाले थे कि बिल्कुल ये ठीक फैसला है, अब इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अरे रवि आजाद तो 25वें नंबर पे था, सहमति देने वाला रवि आजाद 25वें नंबर पे। इस लड़ाई को हमने शुरू किया, लोगों को एक जो आक्रोश था उसको एक आंदोलन के रूप में लेकर के आए। हमने इस लड़ाई को शुरू किया और जिस लड़ाई को हम लोगों ने शुरू किया मिलकर के और कमेटी के नेतृत्व में सर्वसम्मति से निर्णय किए। एक आदमी ये कह दे रवि आजाद अपनी मर्जी से एक बार माइक पे भी बोला हो, रवि आजाद ने अपनी मर्जी से एक फैसला भी किया हो, रवि आजाद ने किसी अधिकारी से बात भी की हो। मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो रात से लेकर के और अब तक हमारे पास हजारों फोन आ रहे हैं, हजारों फोन इस कांड के बाद लगातार आ रहे थे, मैसेज आ रहे हैं। साथियों, उन लोगों को मौका मिल गया जो लोग सरकार के हैं या जिन्होंने सरकार का चोला ओढ़ रखा है। सरकार की आंखों में रवि आजाद खटकता है, ये बात सबको पता है। और रवि आजाद सरकार से मिल जाए, अगर ये बात कोई मान सकता है तो फिर सब कुछ मान लियो, फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर रवि आजाद भी सरकार से मिल सकता है, आप उस आदमी का नाम बता दो जो सरकार की हर पॉलिसी, सरकार के हर गलत काम के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो रवि आजाद है। और फिर जो सोशल मीडिया पे मुहिम चली, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बिक गया, ये बिकाऊ है। ये वही कुत्ता है जिसने उस बहन की लाश को नोचा है। ये बात कही गई, ये बात अनगिनत लोग, वो लोग जो हमारे को टारगेट करने का मौका ढूंढ रहे थे, हमारे अंदर कमी निकले वो मौका ढूंढ रहे थे, और वो लोग जो कहीं ना कहीं हमारे कंपटीटर हैं, जो लोग आज ढाणी लक्ष्मण जाकर के नेता बन रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, हम तो 14 तारीख से बैठे हैं, तुम आए क्या वहां पे एक बार भी धरने पे? तुम इसलिए आए कि रवि आजाद को सवालों के कटघरे में खड़ा किया, तुम इसलिए राजनीति करने के लिए आए? ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। साथियों, सरकार और सरकार समर्थित लोग और जिन्होंने सरकार का चोला, मैं 2-3 बात कहूंगा, कुछ बातें परिवार ने हमसे छिपाई, इस बात में कोई शक नहीं है, और कोई दबाव बनाया हो फैसले के लिए तो मनीषा के पिता भरी पंचायत में पूरी कमेटी की मौजूदगी में जिस भी जगह वो बुलाना चाहें, हम भी आएंगे, सारे लोग आएंगे, वो बताएं कि कौन आदमी है जिसने दबाव दिया। और तीसरी बात, सरकार शुरू से इसमें हिंसा चाहती थी, लेकिन हम लोगों ने सबने मिलजुल करके सबको समझाने का काम किया कि कहीं भी उपद्रव नहीं होना चाहिए, कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, कहीं भी शांति व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। और फिर उन लोगों को मौका मिल गया जो इंतजार कर रहे थे कि भाई अब तो रवि आजाद फंस गया और अब रवि आजाद को लपेट लो। ऊपर परमात्मा देखता है। मुझे सारी बातें ध्यान भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा आरोपी आपके सामने स्पष्टीकरण दे रहा है, और जहां जिसको मौका मिला उसने वो बोला, जिसको जो मौका मिला वो लिखा,
और हम उससे पहले नहीं बोले। हमने कहा जो बोलने दो, एक बार लिखने दो, जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो माहौल बना रहे हैं, ये सारी चीजें वहां पर की गई, सोशल मीडिया पे करी भी जा रही है, की भी गई। लेकिन हम उनको ये बात कहना चाहते हैं, मौका मिल गया भाई तुमने, अरे ये तो बताओ कम से कम, सबसे पहले पूछने वाले हम, दिन रात हम रहने वाले, सबकी सहमति से सारी चीजें लेकर के आगे बढ़े। सबसे कड़ी और कड़वी बात की तो हमने की, दिन रात डटे रहे तो हम डटे रहे। और उसके बाद हमारे को ये कहना कि भाई आंदोलन बेच दिया। मतलब अब जो पिछले 11 साल से हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या यही भरोसा और विश्वास है, यही हमें आशीर्वाद है कि हमें इस तरह से कटघरे में खड़ा करके और हमारे हौसले तोड़ने का काम किया जाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन भाई भविष्य में आपकी ऐसे लड़ाई लड़ेगा जो आप मेरे साथ जो कर रहे हो? और मैं डंके की चोट पे ये भी कहना चाहता हूं, मेरा तो नार्को टेस्ट करवा लो और कमेटी का नार्को टेस्ट करवा लो, मेरी कॉल डिटेल चेक करवा लो। मैं तो उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं जो मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, किसी पंचायत में बुला लो, नार्को टेस्ट करवाओ, कमेटी का करवाओ, सबका करवाओ, जो जांच मेरी करनी है वो करो, मेरी कॉल डिटेल्स चेक करो। मैं आपको ये कह रहा हूं साथियों, अगर मेरी 1 इंच भी कमी कहीं मिल जाए, 1 इंच भी कमी कहीं मिल जाए, तो मुझे चौराहे पर फांसी लटका देना। और मेरी 7 पीढ़ियां आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो किया जा रहा है उससे आत्मा दुखी हुई है। जो किया जा रहा है किए किराए पे, सुबह से लेकर रात तक हमने कभी खाना नहीं देखा, हमने कभी नींद नहीं देखी, हमने कभी अपने काम नहीं देखे, हमने केवल आप लोगों के काम देखे। सैकड़ों आंदोलन रहे हैं, वो लोग सारे जुड़े हुए हैं, कई लोग तो उनमें से भी भटक गए। उनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी लड़ाई लड़ी कभी 1 पैसा लेकर के गया क्या? कभी बेईमानी की क्या? कभी गलत काम किया क्या? कभी पीछे हटा क्या? कभी डरा क्या? कभी दबा क्या? एक बार बता तो दो इस बात को। ठीक है, जब मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तो कमजोरी में सब हमले करते हैं, और वो हमले किए भी गए। एक हमला जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया कि हमारा कोई संबंध नहीं है। कुछ भी कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आज भी इस बात को कह रहे हैं कि हम सच्चे थे, सच्चे हैं और सच्चे रहेंगे। और जो ढाणी लक्ष्मण के अंदर आंदोलन चल रहा है और जो उस आंदोलन में नई कमेटी बनी है, वहां जो मांग की जा रही है कि एम्स से पोस्टमार्टम हो और हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया जाए और सीबीआई की जांच की बात हो। सीबीआई जांच की बात तो सबसे पहले करने वाले हम ही थे, हम उन बातों का भी समर्थन करते हैं। आज भी मनीषा के पिता, मनीषा का परिवार, मनीषा का गांव और आम जनता भी, चाहे वो मेरी बात हो चाहे कमेटी की बात हो, हमें चाहे ढाणी लक्ष्मण बुला लो, एक बार परिवार और गांव आदेश कर दे, हम तैयार हैं। हम इस लड़ाई से अलग नहीं है, हम इस लड़ाई में शामिल हैं। जो सबसे बड़ी भूल हुई, वो भूल ये हुई कि एक तरफ जनता ये कह रही थी कि जघन्य हत्याकांड हुआ है, दूसरी तरफ पुलिस ये कह रही थी कि हम जांच में लगे हुए हैं। सुसाइड नोट की बात उन्होंने भी हमें नहीं बताई थी। पुलिस की टाइमिंग जो अलग अलग बात रखने की थी, जो उनके पास आ चुकी थी, वो टाइमिंग पुलिस की ठीक नहीं थी। पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और आज जो हमला हो रहा है, कोई तो इसीलिए कर रहा है कि भाई मेरे खिलाफ चीजें ढूंढ रहा था, उसको मौका मिल गया। कुछ लोग भावना में बह करके कर रहे हैं कि भाई लहर चल रही है, आंधी चल रही है, तुम भी इसमें शामिल हो जाओ। कुछ वो लोग हैं जो हमें कभी अपना मानते ही नहीं थे, मौका देख रहे थे, वो सारे लोगों ने सारा किया। गालियां भी निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या गालियां निकाल रहे हैं, क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, उन चीजों में हम नहीं जाना चाहते। लेकिन साथियों, मैं अंत में आपको सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। और फिर भी अगर किसी के पास कोई सबूत हो तो वो भरी पंचायत में हमें बुला करके जो दंड देगा हम भुगतने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, किसी को डाउट है, हम अपना नार्को टेस्ट भी करवाने के लिए तैयार हैं। किसी को डाउट है,
हमारे फोन को खंगाल सकता है, हमारी कॉल डिटेल चेक कर सकता है। मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा, मैं इस कमेटी की बात भी कर रहा हूं। कमेटी ने जो मेहनत करी, लोगों के आगे हाथ जोड़े, व्यवस्था बनाई, संघर्ष किया, उसका नतीजा ये है क्या? ये बात, ये इनाम लेने के लिए, ये रिजल्ट लेने के लिए क्या मतलब ये सारी चीजें कमेटी ने की थी? और जिस तरह से दोषारोपित किया गया, रानी लक्ष्मण में आंदोलन चल रहा है, जो वो मांग कर रहे हैं, हमें अब बुला ले भाई, हम तो सिर पे कफन जान हथेली पे रखते हैं, चाहे पीड़ित परिवार अब बुला ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे ढाणी लक्ष्मण गांव बुला ले, हमें कोई, हम कहीं छिप नहीं रहे और ना हम कभी छिपेंगे भविष्य में भी। इसलिए साथियों, वो ज्यादा ना कहते हुए अंत में एक ही अपील करता हूं कि कुछ भी बोलने से पहले और कुछ भी कहने से पहले कम से कम तथ्यों को देख लेना चाहिए। मैं आपका भाई, आपका बेटा 24 घंटे आपके बीच में, प्रदेश के कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाता हूं, ईमानदारी से उठाता हूं। लेकिन अगर ऐसे करोगे तो हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे, कैसे और बच्चे या और नौजवान जो है वो लड़ाई लड़ेंगे? इस बात के ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा। और हमें केवल और केवल एक षड्यंत्र के तहत टारगेट करके कुछ लोग जो इस आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं या इस आंदोलन की आड़ में हिंसा फैला करके अपने राजनीतिक मंसूबों को कामयाब करना चाहते हैं, अब भी मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं है। आप लोग शांति बना करके रखें। हम आपके बीच में थे, आपके बीच में हैं, आपके बीच में रहेंगे, आधी रात भी रहेंगे, ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे। आज नहीं, 10 साल के बाद भी केवल इस आंदोलन की नहीं, कोई भी छोटे से लेके बड़ा आंदोलन लड़ाओ, कोई चाय की कप भी साबित कर दे, 7 पीढ़ियां रवि आजाद की गुलामी करेंगी जनता की। चाय की कप भी साबित कर दे, हमने घर लुटाया अपना। उसके बाद भी अगर अब आप विचार कर लो, मैंने शुरू से लेके आखिर तक एक एक बात सच्चाई के आधार पर रखी है। अगर इस बात को पीड़ित परिवार या कोई भी आदमी कहीं भी झुठला दे, सारी बात तो मैं बता भी नहीं पाया क्योंकि जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, हो सकता है बहुत सारी चीजें मेरे से भी छूट गई होंगी, लेकिन मैंने मुख्य बातें आपके बीच में बताई हैं। मेरे में अगर थोड़ी सी भी कमी, और मैं यहां पे एक बात और जोड़ना चाहूंगा, कमेटी ने बहुत मेहनत करी है, कमेटी भी कोई अलग नहीं है। कमेटी ने, और रवि आजाद का नाम इसलिए मुझे सारे जानते हैं, मुझे सब जगह आगे कर रखा था। कमेटी के लोग अपनी व्यवस्था में और उसमें लगे हुए थे। मैं कमेटी की बात करूं या मैं मेरी बात करूं, अगर इस मुद्दे पे, और रवि आजाद के तो आज तक का 10 से 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, अगर कोई चाय की कप भी साबित कर दे तो आप जिस चौराहे पे जो सजा दोगे वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन साथियों, मैं जानता हूं ये सामाजिक जीवन है, मैं जानता हूं इस सामाजिक जीवन में हार भी गले में डले हैं, इस सामाजिक जीवन में कांटों के हार भी डल रहे हैं, इस सामाजिक जीवन में शाबाशियां भी मिलती हैं, इस सामाजिक जीवन में गालियां भी मिलती हैं। और जो लोगों के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, उसको गाली, निंदा, बुराई और कभी कभी तो गोली भी मार दी जाती है। और मुझे भी, मैं ये बात कहना चाहता हूं, मुझे भी मार दी जाए तो इस बात में कोई बड़ी बात मत मानना, क्योंकि कुछ लोगों को मौका मिल गया और वो अब सारी चीजों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर डाल करके, मुझे बदनाम करके और अपने मंसूबों को कामयाब करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती किसी से, यही सच्चाई है और यही सच्चाई रहेगी हमेशा, इसको कोई बदल नहीं सकता। यही कह करके मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। आपने मेरी बात सुनी, मुझे उम्मीद है मेरा जो ये मैसेज है आप हर जन तक लेकर के जाओगे, और जो लोग बेवजह के सवाल उठा रहे हैं उनको आप जवाब देने का काम करोगे। और मैं आपके बीच में था और अंतिम सांस तक मैं किसान की, गरीब की, मजदूर की लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये बात मैं आपको कह करके अपनी बात पूरी करता हूं। सभी ने मेरी बात सुनी, सबका धन्यवाद, सबको राम राम।